नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज कुमार अमित और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल बीकॉम कॉर्नर। आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल और इंपॉर्टेंट होने वाला है तमाम बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, रिसेंटली हम लोग चर्चा कर रहे हैं आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर के। और रिसेंटली कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर हम लोगों ने आपका चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया था, जहां पर हम हिंदुस्तान से जुड़े हुए तमाम कॉर्पोरेट फेलियर्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपको बताता चलूं, चैप्टर 10 से जुड़ा हुआ हमारे ये सेकंड और दूसरा क्लास रहने वाला है। इससे पहले मैं क्लास नंबर 1 चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूं, जहां पर हम लोगों ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सत्यम स्कैम को काफी डिटेल में जाकर के समझने की कोशिश की थी। आज की सेकंड क्लास के अंदर हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और एक और कॉर्पोरेट फेलियर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, जिसका टाइटल है किंगफिशर एयरलाइन। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। बहरहाल ज्यादा बातें ना करते हुए बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली कॉर्पोरेट गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये किंगफिशर एयरलाइन इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। देखिए, या तो आप सभी ने कभी ना कभी अपने जीवन काल के अंदर किंगफिशर एयरलाइन का नाम सुना होगा, या कभी ना कभी आप सभी ने विजय माल्या का नाम सुना होगा। ये दोनों शब्द एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किंगफिशर एयरलाइन का फाउंडर था विजय माल्या, जो 2016 के अंदर एक बड़ा फ्रॉड करके, एक बड़ा कॉर्पोरेट फेलियर करके हिंदुस्तान छोड़ के भाग गया था। क्लियर है। अगर आप लोग यहाँ पे बात करते हैं हिंदुस्तान की, इंडिया की, और इंडिया के अंदर अगर आप लोग तमाम बड़े कॉर्पोरेट फेलियर्स की बात करते हैं, तो उन तमाम बड़े कॉर्पोरेट फेलियर्स के अंदर आपको किंगफिशर एयरलाइन का नाम भी देखने को मिलेगा। एक और इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, इस पर्टिकुलर जो आपका किंगफिशर एयरलाइन का जो कॉर्पोरेट फेलियर्स था, ये किस चीज के साथ एसोसिएटेड था? सर, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट के साथ एसोसिएटेड था, एक्सेसिव डेप्थ के साथ एसोसिएटेड था, और यहां पर काफी सारे गवर्नेंस इश्यूज थे अंडर द गाइडेंस और लीडरशिप ऑफ द विजय माल्या। क्लियर है। जिसकी वजह से यहां पे एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट फेलियर हुआ, जिसकी वजह से काफी सारे फिर कॉर्पोरेट रिफॉर्म्स भी आए, जिनको अभी हम लोग आगे जाकर के डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको क्लियर रही होंगी और आपको समझ में आ गया होगा ये कौन से किंगफिशर एयरलाइन की यहाँ पे बात हो रही है। एज यूजुअल हम लोग जैसे चर्चा करते हैं, सबसे पहले हम लोग बैकग्राउंड को खंगालने की कोशिश करेंगे कि किंगफिशर एयरलाइन का बैकग्राउंड क्या रहा है। देखिए, किंगफिशर एयरलाइन को 2005 के अंदर प्रीमियम एयरलाइन की तरह लॉन्च किया गया था। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। तो जब भी आप लोग किसकी बात करते हैं, किंगफिशर एयरलाइन की बात करते हैं, इसको 2005 के अंदर लॉन्च किया गया था और एज ए प्रीमियम एयरलाइन लॉन्च किया गया था। इसको आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर रखना है। अब इससे जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है जो आपको याद रखनी है, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सर, इस किंगफिशर एयरलाइन का फाउंडर विजय माल्या था, हेडक्वार्टर बेंगलुरु इंडिया के अंदर था, और जैसा कि मैंने आपको बताया लग्जरी और प्रीमियम एयरलाइन का ये कैटेगरी था, और इनका अपना एक टैगलाइन था। टैगलाइन क्या था? फ्लाई द गुड टाइम्स। क्लियर है। ये आपका टैगलाइन था। जब भी आपके एग्जामिनेशन के अंदर सवाल आएगा, क्वेश्चन आएगा, प्रश्न आएगा कि आपको किंगफिशर एयरलाइन को एक्सप्लेन करना है, तो वहां पर ये सारे पॉइंट आपके एक अच्छे आंसर को फ्रेम करने में आपकी काफी हद तक मदद करने वाले हैं। सबसे जरूरी बात क्या है सर? सबसे जरूरी बात है ग्रोथ स्ट्रेटजी। ग्रोथ स्ट्रेटजी आपको समझनी है किंगफिशर एयरलाइन की। यहाँ पे याद रखिएगा, जो ये एयरलाइन है इसने बहुत क्विकली गेन किया था पॉपुलैरिटी। क्या किया था? बहुत क्विकली गेन किया था पॉपुलैरिटी ड्यू टू द हाई क्वालिटी इन फ्लाइट सर्विस। क्लियर है। क्योंकि ये प्रीमियम सेगमेंट का एयरलाइन था, तो ये बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन हाई क्वालिटी की सर्विसेज प्रोवाइड करते थे फ्लाइट के अंदर, जिनकी वजह से यहां पे इन्होंने बहुत जल्दी पॉपुलैरिटी गेन कर लिया। इसके अलावा यहां पे इनकी जो ब्रांडिंग है और मार्केटिंग है वो स्ट्रॉन्ग थी। काफी स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग और मार्केटिंग की वजह से इस किंगफिशर एयरलाइन ने काफी पॉपुलैरिटी गेन की। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये काफी अच्छी प्रीमियम सेगमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो जो आपका कस्टमर एक्सपीरियंस था इनिशियल लेवल पे वो काफी बेहतर था। तो आप लोग क्या कहेंगे? प्रीमियम कस्टमर एक्सपीरियंस। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से जो आपका किंगफिशर एयरलाइन है उसने बहुत जल्दी काफी पॉपुलैरिटी गेन कर लिया था। और अगर आप लोग ध्यान देंगे, 2007 की अगर आप लोग बात करते हैं, किंगफिशर एक्वायर एयर डेक्कन, ये आपको थोड़ा याद रखना है।
काफी इंपॉर्टेंट जानकारी है। 2007 के अंदर किंगफिशर ने किसको एक्वायर किया था? एयर डेक्कन को एक तरीके से एक्वायर किया था टू एंटर इनटू द लो कोस्ट सेगमेंट। किस में एंटर करने के लिए? लो कोस्ट सेगमेंट के एंटर करने के लिए एंड एक्सपेंड इट्स मार्केट शेयर। और दूसरा पॉइंट क्या था? मार्केट शेयर को एक्सपेंड करने के लिए। मतलब मोटा मोटा आप लोग ये समझ सकते हैं, ये एक एयरलाइन था, 2005 के अंदर लॉन्च किया गया, ठीक है ना। विजय माल्या इसका फाउंडर था, हेडक्वार्टर बेंगलुरु के अंदर था, क्योंकि इन्होंने प्रीमियम सेगमेंट का सर्विस कस्टमर को प्रोवाइड किया। इन फ्लाइट सर्विस इनका अच्छा था, स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग था, ब्रांडिंग था, जिसकी वजह से इन्होंने काफी पॉपुलैरिटी गेन की और थोड़ा पैसा भी बनाया। क्लियर है? जिसके चलते 2005 के बाद 2007 में इन्होंने एयर डेक्कन करके आपका क्या है, जो किंगफिशर है, किंगफिशर ने एयर डेक्कन का क्या कर लिया था? एक्विजिशन कर लिया था। और एक्विजिशन क्यों किया? ताकि ये लो कॉस्ट सेगमेंट के अंदर एंटर कर सके और एक्सपेंड कर सके अपने मार्केट शेयर्स को। क्लियर है? और यही आपका यहाँ पे जो इन्होंने एयर डेक्कन को एक तरीके से एक्वायर किया, वो काफी कर्ज पे एक्वायर किया था, डेब्ट पे एक्वायर किया था, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में काफी फाइनेंशियल क्राइसिस में फंस गए और जिनके चलते इतना बड़ा ये कॉर्पोरेट फ्रॉड सामने आया। क्लियर है? तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। यहाँ पे याद रखिएगा, अगर आप लोग डिस्क्रिप्शन ऑफ क्राइसिस की बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोग क्या कहेंगे? डिस्प्यूट इट्स स्ट्रॉन्ग ब्रांड। याद रखिएगा, इसकी ब्रांडिंग काफी अच्छी थी, काफी बड़ा ब्रांड बन गया था। द एयरलाइन स्टार्टेड फेसिंग सीरियस फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। मैंने बताया था एयरलाइन ने क्या शुरू कर दिया? फाइनेंशियल प्रॉब्लम को फेस करना शुरू कर दिया विद इन द फ्यू ईयर। अब यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे सबसे पहला जो इनका प्रॉब्लम था वो क्या था सर? याद रखिएगा, हैवी डेब्ट एंड द लॉसेस। क्लियर है? इनके लॉस बहुत ज्यादा थे, यानी कि प्रॉफिटेबल ब्रांड नहीं था, ये प्रॉफिटेबल एक तरीके से वेंचर नहीं था, और यहाँ पे काफी लॉसेस थे और इन्होंने काफी पैसा, काफी कर्ज मार्केट से उठाया हुआ था। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, किंगफिशर एयरलाइन एक्युमुलेटेड मैसिव डेब्ट। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये क्या किया था? इन्होंने मैसिव डेब्ट उठाया था ड्यू टू द हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट। क्योंकि प्रीमियम सेगमेंट था तो इनका ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑब्वियस सी बात है हाई था। एक्सपेंशन जो आपका एक्सपेंसिव एक्सपेंशन था, जो इन्होंने एक्वायर किया था ना एयर डेक्कन को, ये इनका काफी एक्सपेंसिव एक्सपेंशन था, जिसकी वजह से ये काफी फाइनेंशियल लॉसेस में घिर गए थे और इन्होंने काफी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को फेस किया। और इन्होंने जो एयर डेक्कन को एक्वायर किया था, ये भी इनका एक बड़ा ही रॉन्ग मूव था, जिसके चलते 2012 के अंदर एयरलाइन का जो डेब्ट था वो कितना हो गया? 7,000 से 9,000 करोड़ के आसपास, कुछ मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से। ठीक है? तो इसको आपको ध्यान में रखना। ठीक है? तो यहां पे 3 पॉइंट आपको लिखने हैं। मैसिव डेब्ट या तो हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट की वजह से, एक्सपेंसिव एक्सपेंशन की वजह से, एक्विजिशन ऑफ एयर डेक्कन की वजह से 2012 के अंदर एयरलाइन के ऊपर कितना कर्ज हो गया था? ओवर द 7,000 से 9,000 करोड़, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक। क्लियर है? इसको आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर रखना है। इसके अलावा सेकंड पॉइंट आप लोग देखिएगा, ऑपरेशनल प्रॉब्लम थी। ऑपरेशनल प्रॉब्लम का मतलब क्या था सर? यहाँ पे जो फ्लाइट है ना इनकी, वो फ्रीक्वेंटली कैंसिल हो रही थी। इंप्लॉयज वर नॉट पेड सैलरी फॉर द मंथ। ऐसे ऐसे इंप्लॉयज थे जिनको महीनों तक आपकी सैलरी पे नहीं की गई थी। और यहाँ पे याद रखिएगा, सर्विस का क्या हो रहा था? सर्विस डिस्टोर्ट हो रही थी। क्लियर है? ये कुछ ऐसी वजह है जिनकी वजह से ऑपरेशनल प्रॉब्लम भी हो रही थी, जो ये अपने ऑपरेशन से वो उनको स्मूथली रन नहीं कर पा रहे थे। इसके अलावा जिसके चलते इतनी सारी समस्याएं थी, तो इनका लाइसेंस 2012 के अंदर सस्पेंड कर दिया गया। किसके द्वारा? डीजीसीए के द्वारा, जिसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ द सिविल एविएशन, इनकी तरफ से, जिसको आप लोग डीजीसीए के नाम से जानते हैं। डीजीसीए ने फाइनली किंगफिशर एयरलाइन का जो आपका लाइसेंस है वो क्या कर दिया था? सस्पेंड कर दिया था। 2 कंसर्न रखे गए थे, एक सेफ्टी कंसर्न रखा गया था, एक फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी रखा गया था। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखने। तो मैंने क्या क्या बताया सर? हैवी डेब्ट एंड लॉस वाला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ऑपरेशनल प्रॉब्लम वाला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, और लाइसेंस सस्पेंस वाला प्रॉब्लम आपको ध्यान में रखना। अब अगर आप लोग मेजर गवर्नेंस इश्यूज की बात करते हैं तो सर ऐसा क्यों होता है? ऑब्वियस सी बात है, एक्सेसिव रिस्क टेकिंग। रिस्क टेकिंग का मतलब क्या है? इन्होंने किसमें ओवर इन्वेस्ट किया था? लग्जरी सर्विसेज के अंदर ओवर इन्वेस्ट किया था। ये इनका काफी बड़ा रिस्क था। इसके अलावा याद रखिएगा, रिस्की एक्विजिशन। एयर डेक्कन का इन्होंने रिस्की एक्विजिशन किया, जिसके बदले ये इतने बड़े बड़े फाइनेंशियल लॉसेस के अंदर फंस गए। इसके अलावा सेकंड जो पॉइंट आप लोग, सेकंड जो गवर्नेंस इशू था, दैट इज द पुअर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पुअर फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे था सर? इनका जो रिलायंस है ना, मेजॉरिटी किसके ऊपर डिपेंड करता था? आपके फंड के ऊपर, उधार के फंड के ऊपर
डिपेंड करता था। और यहाँ पे इनएबिलिटी टू रीपे द लोन, इनके पास एबिलिटी नहीं थी लोन पे करने की, एंड पुअर कॉस्ट कंट्रोल था, जिनकी वजह से ये जो आपका कॉर्पोरेट फेलियर हुआ। क्लियर है, एक पॉइंट ये आप लोग लिख सकते हैं। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है तो आप लोग खैर लिख ही सकते हैं। इसके बाद ये पॉइंट भी हमने काफी कॉर्पोरेट फेलियर के अंदर पढ़ा है सर, वीक बोर्ड ओवरसाइट रहा है, बोर्ड आपका फेल रहा रिस्की डिसीजन को क्वेश्चन करने में, उसके बाद मॉनिटर करने में फाइनेंशियल हेल्थ को, और कंट्रोल करने में मैनेजमेंट एक्शन को, बोर्ड का भी फेलियर था। तो यहाँ पे आप लोग एक पॉइंट क्या लिखेंगे सर, वीक बोर्ड ओवरसाइट रहा था। क्लियर है। इसके अलावा एक और पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं, दैट इज अ मिसयूज ऑफ द फंड। मिसयूज ऑफ द फंड का मतलब क्या है, लोन टेकन फॉर द बिजनेस वर डाइवर्टेड। क्लियर है, ये आपका मिसयूज हुआ। उसके बाद फंड वर नॉट यूज फॉर एफिशिएंटली, ऑब्वियस सी बात है, सही तरीके से फंड का इस्तेमाल नहीं हुआ, और आगे जाकर के यहाँ पे कॉर्पोरेट फेलियर हो गया। इसके अलावा एक पॉइंट आप लोग ये एथिकल इश्यूज का भी लिख सकते हैं। ये वो सारे पॉइंट है जो आप लोग किसी भी कॉर्पोरेट फेलियर को एक बार थोड़ा सा गो थ्रू करने के बाद ना आप लोग बड़े प्यार से लिख सकते हैं। ठीक है, आप लोगों ने इन कॉर्पोरेट फेलियर को काफी डिटेल में जाकर के पढ़ा होगा, सुना होगा, तो आप लोग जानते होंगे कुछ बेसिक पॉइंट है। जब हमने इंटरनेशनल कॉर्पोरेट फेलियर्स को पढ़ा था, वहां पे भी ये तमाम पॉइंट्स आए थे, वहां पर हम लोगों ने काफी डेप्थ में जाकर के पढ़ा था। तो आपको याद रखना है सर, ये बेसिक बेसिक पॉइंट है, यहाँ पे कोई नई चीज नहीं है, जिनके चलते ये इतना बड़ा कॉर्पोरेट फेलियर जो किंगफिशर एयरलाइन से जुड़ा हुआ था हिंदुस्तान के अंदर हो गया था। क्लियर है। अब इसका रिजल्ट क्या रहा सर, रिजल्ट बिल्कुल बेसिक रहा। क्या हो गए, आपके ऑपरेशन शट डाउन हो गए। क्लियर है, क्या हो गए, ऑपरेशन शट डाउन हो गए। किंगफिशर एयरलाइन कंप्लीटली सीज ऑपरेशन इन 2012। क्लियर है, 2012 के अंदर किंगफिशर एयरलाइन के जो ऑपरेशन है वो कंप्लीटली सीज हो गए थे, और लीगल एक्शन लिए गए अगेंस्ट द फाउंडर विजय माल्या। ये आपको याद रखना। ठीक है, इनके ऊपर मल्टीपल चार्जेस लगे थे, जहां पर इन्होंने लोन डिफॉल्ट किया था और फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज की थी, और इन्होंने क्या किया 2016 के अंदर ये हिंदुस्तान छोड़ करके भाग गया। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। और आज भी इसकी तलाश है, क्योंकि वो लोन रीपेमेंट अभी तक नहीं हुआ है। लाखों लोगों का, या मैं कहूंगा बड़े बड़े जो बैंक का उनका पैसा डूब गया। क्लियर है, काफी लोगों का जो जॉब चला गया, इंप्लॉइज प्रोस्पेक्टिव से बात करेंगे, उनका सैलरी डूब गया। क्लियर है। और यहाँ पे जो मैंने बताया अभी अभी क्या सर, लॉसेज ऑफ द बैंक हुआ, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हैं, इंडियन बैंक सफर्ड लॉसेज ऑफ थाउजेंड्स ऑफ करोड़ ड्यू टू द अनपेमेंट लोन। मैंने बताया ना, जो इंडियन बैंक्स का क्या लॉस हुआ, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का यहाँ पे लॉस हुआ था। क्लियर है। एंड मेजर पब्लिक सेक्टर बैंक्स वर हैवीली अफेक्टेड, इसकी वजह से काफी पब्लिक बैंक्स थे वो क्या हुए थे, हैवीली अफेक्ट हुए थे। क्लियर है। इंप्लॉयज के ऊपर भी इसका काफी प्रभाव पड़ा। इंप्लॉयज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, काफी थाउजेंड्स ऑफ इंप्लॉयज को उनका जॉब छोड़ना पड़ा। सैलरी रिमेन अनपेड फॉर द मंथ्स, यानी कि महीनों तक उनका सैलरी ही नहीं दिया गया। क्लियर है। अगर आप लोग यहाँ पे रेगुलेटरी इंपैक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या क्या पॉइंट, ये सब आप पढ़ चुके हैं। द केस लीड टू द स्ट्रिक्ट नॉर्म इन बैंक लेंडिंग प्रैक्टिसेस। ठीक है, ये आपको थोड़ा याद रखना है। यहाँ पे बैंक लैंडिंग प्रैक्टिसेस के अंदर क्या किया गया, स्ट्रिक्ट नॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर स्ट्रिक्ट नॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए, और एविएशन सेक्टर के अंदर रेगुलेशन को स्ट्रिक्ट किया गया। तो कुछ ऐसे ऐसे बेसिक पॉइंट है जो आप सभी जानते भी है, जिनको आप सभी ने अंडरस्टैंड भी किया होगा। अगर आपने जो इंटरनेशनल कॉर्पोरेट फेलियर्स वाला वीडियो देखा होगा, तो वहां पर हम लोगों ने तमाम इन पॉइंट्स को काफी डिटेल में जाकर के डिस्कस किया था। तो आप लोग बड़े प्यार से, बड़े आराम से इनको लिख सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका एक ओवरव्यू था। बहुत डेप्थ में जाकर के हम लोग इस चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था। आपको गो थ्रो करना है। एक बार आप लोग इस चैप्टर को थोड़ा सा गो थ्रो कर लेंगे, उसके बाद इसके बारे में आप लोग काफी डिटेल में, काफी गहराई में जाकर के खुद से भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा टेक्निकल पॉइंट नहीं रहने वाला है। उम्मीद करता हूँ ये वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफा चैनल पे आए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए कीप लर्निंग।